नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेक्षु मिश्रा। मैं आज आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करूंगा, जो कि हमारे सभी जितने यंग लॉयर्स हैं या हमारे वो साथी हैं जो अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं और अपने किसी किसी चैम्बर से जुड़े हुए हैं। उनको एक छोटी सी समस्या हमेशा आती है और उस चीज़ की पैरवी हमेशा करनी पड़ती है। वो जो हमारा आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है। हर हमारे जितने छोटे भाई हैं, हमारे जितने समकक्षी हैं जो अभी एडवोकेशन में अपना लक आजमा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत वो करूँगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज जो बात मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको मेन जड़ पता चल जाएगी। 156(3) के बारे में आज मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा। उसकी पूरी जड़ आपको पता चल जाएगी कि क्या ऐसा कारण होता है कि हमारे 156(3) के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है, और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके कारण आपका 156(3) का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, आपकी FIR दर्ज करने का निर्देश दे दिया जाता है। इस चीज को हमारी पूरी वीडियो देखिए और अपना प्यार ऐसे ही हमारे पर बनाए रखिए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 156(3) के बारे में। क्या है 156(3) की एप्लीकेशन, और क्यों मजबूरी पड़ती है आदमी को 156(3) दाखिल करने के लिए, क्या आवश्यकता होती है कि हमको अपने अधिवक्ता द्वारा 156(3) की जरूरत पड़ती है, और किन किन बिंदुओं पे, किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों पे आपको 156(3) के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो आप ये मानिए कि जब आप कभी कोर्ट से किसी चीज का जब वो करते हैं, अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो उसकी बात अलग है। जब आप किसी कोर्ट से किसी भी अपराध में या किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम करना है जो कि पुलिस प्रशासन आपका नहीं सुन रहा है, आप सबसे पहली चीज तो आप संबंधित थाने पे जाएंगे। अगर आप अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे, वो आपका अधिकार है। विशेष CRPC 154 में आपको अधिकार है कि आप जाके किसी भी आप अपराध का, अगर कोई अपराध कारित हुआ है तो आप जाके दरोगा जी को बताएंगे, SO साहब को बताएंगे, आपकी FIR दर्ज होगी, और जिसमें जो कानूनी विधिक कार्रवाई होगी वो इंस्पेक्टर साहब आपका करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो यहाँ जो समय आता है, जो 156(3) से पुलिस का कोर्ट के बीच का जो ड्यूरेशन होता है मेरे दोस्तों, यही चीज अगर आप समझ लिए, इस पे अपना आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, तो आपको कभी भी इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो वो सारी चीजें कैसे स्टार्ट होगी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सारी प्रोसीडिंग कि हम अगर इस आप SO साहब के पास गए हैं, उसके बाद अगर SO साहब नहीं सुनते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। हमेशा किसी की शिकायत जब करनी होती है, या किसी भी, अगर हम किसी से उम्मीद लगाए हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो हम उनके ऊपर के अथॉरिटी के पास जाते हैं, उनसे बड़े अधिकारी के पास जाते हैं। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो सारी प्रशासन को मॉनिटरिंग करता है कोर्ट, अदालत, जुडिशरी आपकी, वो आपका पूरा सहयोग करेगी। आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने पूरे एविडेंस कलेक्ट करके आप वहां पे जाएंगे, अपना प्रार्थना पत्र बनाएंगे, आप उस चीज को अपने शब्दों में बयां करेंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से जज साहब के पास जाएंगे, आपके अधिवक्ता उसमें बहस करेंगे, और उसके दौरान आपका 156(3) की 3 कंडीशन हो जाती है। या तो 156(3) की FIR आपकी अलाउ हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन अलाउ करके माननीय न्यायालय उनको डायरेक्शन कर देंगे संबंधित थाने को, आप इनके FIR दर्ज करिए, इसमें लीगल कार्रवाई कीजिए। या तो आपकी 156(3) की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाएगा कि इसमें कोई दम नहीं है, ये मेरिट्स में हमें नहीं हो, तो इसको खारिज कर दिया जाता है। और अगर होगा तो उसमें 156(3) को आपको एज अ कंप्लेंट उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। एज अ कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगा, जो कंप्लेंट के बारे में है उसके बारे में हम आपको इसके लिए भी एक वीडियो हम बहुत जल्दी बनाएंगे, जिसमें आपको कंप्लेंट से रिलेटेड सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 156(3) के बारे में। तो अभी आपको सिर्फ जो ध्यान देना है वो कोर्ट से और थाने के बीच के जो ड्यूरेशन का जो समय है, जो कि आप सर्वप्रथम आप थाने पे जाइए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए। अगर वहां पे आपकी सुनवाई नहीं होती है तो वहां पे कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एविडेंस कलेक्ट करके रखे रहिए। मान लीजिए आपने वीडियो बनाया हुआ है, आपको इंजरी हुई है, आपको चोट लगी है, आपके साथ अभद्रता की गई है, आपने उसका वीडियो बनाया है, और कुछ ऐसे एविडेंस जो कि आप दिखा सकें, जहां आप हाई अथॉरिटी के पास जाएंगे तो उनके पास भी दिखा सकें, उस चीज को जरूर कलेक्ट कर लें। क्योंकि जितना आपके बात में दम रहेगी, जो आपके प्रार्थना पत्र में जो इसमें जितनी सत्यता दिखेगी,
उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा। मान लीजिए अगर उन्होंने कोई पकड़ है या उन्होंने किसी प्रकार से कोई दबाव बनाया है, पॉलिटिकल है, तो वो सिर्फ थाने तक ही है। हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो थाना खरीद लेंगे तो वो मानिए एसएसपी साहब को भी खरीद लेंगे। ऐसा नहीं कि वो अगर एसएसपी साहब को कर लेते हैं तो फिर आप वो माननीय न्यायालय के साथ भी उसी प्रकार से वो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका थाने पे नहीं सुनवाई की जा रही है तो आप एसएसपी साहब के पास जाइए, लेकिन हर चीज का आप जहां जा रहे हैं उस चीज का अपने पास एविडेंस जरूर कलेक्ट करते हुए जाइए। अगर आप थाने पे गए तो उसकी भी एप्लीकेशन रखिए कि हमें इस ऐसे एप्लीकेशन थाने पे लेके गए, वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आप जब एसएसपी साहब के पास जाइए तो वहां पे आप जरूर एक जरिए डाक एक स्पीड रजिस्ट्री कर दीजिए। रजिस्ट्री करने से आपको फायदा ये रहेगा कि आप अपने प्रार्थना पत्र में उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लगा दीजिए कि साहब देखिए हमने साहब को भी बताया, उसके बाद भी हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हुई या हमारे साथ किसी प्रकार से कोई कानूनी सहायता हमारी नहीं की गई। तो उसमें माननीय अदालत के पास सबसे पहली चीज तो आप 156(3) की प्रार्थना पत्र आपके क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की, ये हमारी क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की बुक है। इसमें आपको 156(3) सब क्लॉज 3, अब अगर इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा तो इसमें आपका ये प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या क्या उसमें आपको सावधानियां बरतनी है और किन किन बिंदुओं पे आपको करना है। 156(3) का इसमें आप पहले पढ़ लीजिए इसको। अच्छा, ये नहीं है कि ये अगर जो लिखा है इसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये भी नहीं करना है। अब इसमें आप अपनी स्थिति को वो करिए। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रारूप मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा कि हाँ हमको इस प्रकार से प्रार्थना पत्र को बनाना है। फिर आप अपनी परिस्थितियों को वहां लिखिए कि आपके साथ कैसे घटना स्टार्ट हुए, क्या क्या अभियुक्तों द्वारा क्या क्या किया गया, किस तरीके का वहां पे ऑफेंस क्रिएट किया गया। हम जब एसएसपी साहब के पास गए, हम थाने पे गए तो हमको किस प्रकार से हमको ट्रीट किया गया, हमको वहां पे बेइज्जत किया गया, तो आप उसके बारे में भी लिखिए कि हम गए तो हमारे साथ वहां अभद्रता की गई, हमको हड़काया चमकाया गया कि अगर भाई उससे उनके खिलाफ में अगर आप लड़ोगे तो उल्टा आपको फिर जेल भेज दिया जाएगा। आप उसके बाद एसएसपी साहब के पास जाइए, यही सारी बातें आप एसएसपी साहब को बताइए, आप कमिश्नर साहब को बताइए कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी, मैं थाने पे गया तो थाने वाले उल्टा मेरे ऊपर ही दबाव बनाने लगे कि आप अगर उनके खिलाफ में एफआईआर करोगे तो तुमको उल्टा हम जेल भेज देंगे, या इतने बड़े आदमी के साथ क्यों लग गए, या वहां तुम्हारी गलती थी। अगर वो आपके पास कमी निकाल रहे हैं तो आप हाई अथॉरिटी के पास जाइए, उनसे बताइए कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति मेरे साथ घटी और जब मैं इसकी शिकायत करने गया तो उल्टा मेरे ऊपर ही दरोगा जी भड़क गए, मुझे ही गलत ठहराना साबित शुरू कर दिया। तो हो सकता है आपका एसएसपी साहब ही आपकी एफआईआर दर्ज कर दे, वही निर्देशित कर दे कि आप जाइए वहां पे आपकी एफआईआर दर्ज होगी। तो फिर मजबूरन आपको आपकी एफआईआर दर्ज होगी, एसओ साहब को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कहीं एसएसपी साहब भी नहीं वो कर देते हैं, वहां पे आपका कमिश्नर साहब या एसपी साहब भी आपकी कार्रवाई नहीं करते हैं, वो भी निर्देशित नहीं करते कि एफआईआर कर दीजिए, तो आप जरिए डाक एक रजिस्ट्री जो किए रहेंगे उस रजिस्ट्री की कॉपी लगा के और वो प्रार्थना पत्र लगा के और एक 156(3) का प्रार्थना पत्र बना के बाकी अपने सारे एविडेंस कलेक्ट करके, अगर आपने वीडियो बनाया है, और सबसे बड़ी चीज है कि आपका अधिवक्ता इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से कौन सा प्रार्थना पत्र बना रहा है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको नहीं कोई जानकारी रहती, उनको आप जैसे बताएंगे उस आपके साथ हुआ जिस प्रकार है, अगर उस तरीके से आप शब्दों में उस प्रार्थना पत्र को वो कर लेंगे तो किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जब वो प्रार्थना पत्र जाएगा तो उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस उसमें झलकेगा, दिखेगा। वो चीजें बहुत जरूरी है। क्यों कभी ऐसा होता है कि आपकी 156 दिन की पता चला कि इसको जो व्यक्ति बहुत हल्के में लेके डालता है कि नहीं हम 156 दिन कर रहे हैं तो हमारी एफआईआर हो ही जाएगी, इस चीज को कभी मान के मत वो करिए कि नहीं हमारी हो ही जाएगी। हर चीज का एक अकॉर्डिंग टू लॉ हर व्यक्ति को चलना होता है। मजिस्ट्रेट साहब भी पहले उस चीज को वो करेंगे, वो रिपोर्ट भेजेंगे कि क्या ऐसा हुआ, ये व्यक्ति आपके पास गए, तो वो आपके संबंधित थाने से रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद फिर वो आपका डाक देखेंगे कि भाई डाक में भी आपने प्रोसीडिंग की है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, इसका मतलब है आपके साथ गलत हुआ है और आपकी एफआईआर करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीजें किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने आपको जिस तरीके से बताया, वो जितना आप दमदार अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे जिसमें कि ये दिखना चाहिए कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ और
हर अधिकारी के पास जाके हम अब थाने पे भी गए, हमारे साथ अभद्रता की गई, हम एसएसपी साहब को भी बताया, एसएसपी साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, फिर कहीं जाके मुझे अदालत में आना पड़ा। इससे आप लोगों की एफआईआर दर्ज हो जाएगी और अभियुक्तों को उनको सजा मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे, और क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है, और थोड़ा सा हर चीज़ में एक चीज़ का दिमाग हमेशा जरूर लगाना चाहिए कि आर्ट ऑफ एडवोकेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पे आप ज़्यादा चीज़ का ध्यान दीजिए कि कोई चीज़ बनी है उसको और बेहतर अच्छे तरीके से कैसे बना दिया जाएगा। जैसे कोर्ट को कन्विंस करना एक उस व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है जो अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने दोस्तों में अपनी बात को कन्विंस कराने की क्षमता रखता हो। आप मैं अगर किसी बात को अपनी सही करवाऊंगा तभी ना सही करवा सकता हूँ जब मेरी बात को प्रेजेंट करने का या मेरी बातों को बताने का मेरा तरीका अच्छा होगा। तभी आप मेरी बात को सुनेंगे, आप मेरी बात को मानेंगे। नहीं, क्यों आप हमारी बात को सुनेंगे, क्यों हमारी बात को आप मानेंगे? तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, और उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। इसमें अगर जो कुछ आपको कमी लग रहा हो तो अपना दिमाग लगाइए और इस चीज़ को समझिए कि वास्तविकता में ये क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारी 156(3) की प्रार्थना पत्र को जज साहब तुरंत सुनेंगे और इसको अलाउ करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस प्रकार से ऐसे ऐसे घटना घटी है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से कोर्ट को समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं पूरे प्रोसीजर के साथ माननीय न्यायालय के तक आया हूँ। इसी के साथ मैं सभी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करिए, एक अच्छा वकील बन के दिखाइए। धन्यवाद।